लोकसभा में लोकसभा रुकनीत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मियां अल्ताफ, अमित शाह और युगल किशोर शर्मा ने भी हलफ उठाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं मियां अल्ताफ अहमद, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बामूजब तय पाया है एतकाद रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। मैं जुगल किशोर लोकसभा का सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर की हाजर नाजर रखी है सगंध चुकना जे मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान च अटल विश्वास ते पूरी निष्ठा बनाई रखूँ। भारत की प्रभुसत्ता ते अखंडता गी मैं सबने थमां उपर मनगा ते जिहड़ी जिम्मेवारी मिगी सौंपी जा करदी है उसी में बड़ी ईमानदारी कन्नै निभागा। शामलाल हॉकी क्लब ने गुज़िश्ता रोज ओलंपिक्स डे मनाया। मुख्तलिफ खेलों का भी किया गया इनेकाद। सर, आज इस स्टेडियम में आकर आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले इस ओलंपिक डे पे जितने भी कोच साहब हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो कोच उन बच्चों को बॉल के साथ टच रख के नशों से और किस ड्रग से दूर रख रहे हैं, और ख़ासकर मैं बंदा सिंह बहादुर जो क्लब है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे मोदी कोच साहब हैं, जो उनके साथ और भी कोचेस हैं जो इन बच्चों को एथलेटिक रखते हैं इस ग्राउंड में और बच्चों को नशों से और ड्रग से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल खेलने जाते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि पुंछ के लोगों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने हमेशा अपना लोहा पूरे हिंदुस्तान में जो है मनवाया है। जिस सोच के साथ ये ट्रॉफी यहाँ पे बनाया गया कि हमारा यहाँ का बच्चा नेशनल से लेके इंटरनेशनल जाके खेले और अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए जो है बड़ा नाम करे। मैं सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन साथ में ही ये भी ज़रूर कहूँगा कि लगभग 3 साल पहले ये ट्रॉफी यहाँ पे ओपन किया गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो नहीं लगाया गया। जो मेरे ख्याल में 1-1.5 लाख का ट्रांसफार्मर यहाँ जो लगना है वो नहीं लगा। मुझे लगता है उससे बच्चों के साथ जो है इंसाफ नहीं हो पा रहा है।
अगर मुझे यकीन है जिस तरीके से यहाँ पे सीनियर हमारे बुजुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, जिस तरीके से इन्होंने नेशनल मेडल्स कप जीत के यहाँ लाए, अगर पूरे तरीके से ये कोर्स पुंछ के नौजवानों के खेलने में इस्तेमाल में आए तो मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के लिए गोल्ड कप जो है जो जीत के है वो पुंछ की टीम जो है मेजर टीम होगी जो वो कप जीत के आएगी। मैं आखिर में तमाम बच्चों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और इनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी जो मुश्किलात हैं वो दूर होंगी। मैं मीडिया के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू गवर्नर साहब और स्पोर्ट्स की जो काउंसिल के हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि पुंछ में जल्द से जल्द जो है वो स्टेबलाइजर यहाँ बनना चाहिए ताकि बच्चों की जो है वो ज़्यादा बेहतर हो। सर आज ये मैच कराया गया एस्ट्रोट्रॉफी आज जो कि आज आपको पता है कि आज हम पूरे फरवरी में ओलंपिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ओलंपिक डे के उपलक्ष्य पे आज हम एक एग्जीबिशन मैच था अंडर दी एजेस ऑफ हॉकी कैंट के जो हमने ये मैच आज करवाया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो हमारा ये मैच हॉकी मैच था ये बाबा बंदा सिंह बहादुर हॉकी क्लब पुंछ वर्सेस और पुंछ वॉरियर्स के बीच में मैच करवाया गया, जिसने बाबा बंदा सिंह बहादुर हॉकी क्लब ने 3-2 से मैच जीता ही आज। तो आज चीफ गेस्ट कौन थे? जो आज हमारे आज के चीफ गेस्ट थे हमारे एक्स एम एल ए एजाज़ जहां साहब थे और उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी रिनोड पर्सनैलिटीज़ और काफ़ी स्पोर्ट्समैन आज यहाँ पे इस में मौजूद थे। इस टूर्नामेंट में देखा है कि ऑफिशियल्स जो एक लेडीज़ दोनों कर रहे थे, इससे क्या मैसेज जाएगा आगे? मैसेज ये है कि हम चाहते हैं कि लड़कियों को भी यहाँ के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बढ़ावा दिया जाए। तो जैसे तो आज तो आप देख रहे हैं कि हमारी दोनों लड़कियाँ आज एक ऑफिशियल कर रही थी, एक हमारे डिपार्टमेंट शर्मा डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स की एम्प्लॉयज़ है और दूसरी जसप्रीत कौर, ये भी जस्ट रिसेंटली सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करके आई है। थैंक यू। और यहाँ से एस्ट्रोटर्फ हमारे बच्चे अगर खेल के आगे जाते हैं तो आप क्या चाहते हो कि हमारे बच्चे किस लेवल तक खेलना चाहेंगे? हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी थैंक्स करेंगे कि हमें यहाँ पुंछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एस्ट्रोटर्फ प्रोवाइड करवाई गई है। तो जैसे आपको पता ही है कि अपकमिंग ओलंपिक्स आ रही है, मैं अपने क्लब की तरफ से हॉकी सुनील डिंपल ने कहा कि इस बार का पार्लियामेंट सेशन एनडीए का है, बीजेपी का नहीं। जो है ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये एनडीए का पार्लियामेंट सेशन है। 18वां पार्लियामेंट सेशन जम्मू कश्मीर की बातों को लेकर के हम ये चाहेंगे कि चाहे वो इंडिया ब्लॉक की पार्टीज है, चाहे वो एनडीए ब्लॉक की पार्टीज है, जम्मू कश्मीर को लेकर के एक स्पेशल डिबेट इस पार्लियामेंट सेशन में होनी चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से एक इतिहास, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी के ऊपर हमला करके हमारी 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब आप पत्रकार मित्र मुझसे ये नया एक सवाल खड़ा कर दिया कि मैं असेंबली के चुनाव लड़ने जा रहा हूं, तो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अभी ये कहा नहीं आप लोगों से, लेकिन आप लोग असेंबली के चुनावों को जम्मू कश्मीर को लेकर के जो बयान आया है प्रधानमंत्री का और रियासत के दर्जे को लेकर के आया है, शायद इसी के लिए आपने ये जोड़ दिया होगा कि जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की वापसी के लेकर के 5 अगस्त 2019 के बाद मैं ये जंग लड़ रहा था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई नई बात नहीं कही है, या वो उन्होंने हम पे एहसान नहीं किया कि रियासत का दर्जा भी वापस दिया जाएगा और असेंबली के चुनाव भी करवाए जाएंगे। अरे ये जंग तो हम जीत करके आए हैं और इसका अभी हिसाब अभी बाकी है। आपकी फाइलें, आपको बहुत शौक था ना भारतीय जनता पार्टी को फाइलें खोलने का, अब जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवान हिसाब मांगेगी, फाइलें खोलेगी। और आप पूछोगे कि पत्रकार मित्र ये जानना चाहेंगे कि कौन सी फाइलें खोली जाएंगी, तो फाइलें ये खोली जाएंगी कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान 30 लाख बेरोजगार कैसे हो गया। आपको यह हिसाब देना पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को क्यों तोड़ा। आपको यह हिसाब देना पड़ेगा हमें यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया, और यह हिसाब यह भी देना पड़ेगा कि आपने हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारा दरबार मूव क्यों रोका, हमारी बेरोजगारी क्यों बढ़ाई, हमारे व्यापारियों को बर्बाद क्यों किया, हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर, रिचार्जिंग वाटर मीटर, कितनी कमीशन लेकर के आपने लगाए, ये हिसाब अभी, और इसकी फाइलें खुलेगी। और फाइलें ये भी खुलेगी कि वो जो 300 करोड़ रुपए की जम्मू कश्मीर में
फाइलें आई थी, उसके बदले में आपने जम्मू कश्मीर की सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने क्या मुनाफा उनको पहुंचाया है और खुद क्या फायदा लिया, और फाइलें ये भी खुलेगी कि रेत, बजरी, पहाड़, शराब के लेके स्मार्ट सिटी के पावर कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को कैसे दिए गए, हिसाब ये भी देना पड़ेगा। अभी बहुत सी बातें हैं। अब आप डॉक्टर हर्षवर्धन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। शराब की दुकानें खुलवाने के लिए पुलिस के डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शराब की दुकानें जबरदस्ती खुलवाई जा रही हैं। लठ मारकर पुलिस द्वारा उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है जो शराब की दुकान खोलने का विरोध करते हैं। मोदी जी घर घर नल की बात करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है और पूछना चाहता हूं कि क्या आपका मकसद इससे यह था कि आप घर घर में शराब पहुंचा दें? सरसों में जो हादसा हुआ है, जो लाठीचार्ज हुआ, जो पुलिस एक्शन किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जबरदस्ती शराब का ठेका खुलवाया जा रहा था, जैसे बाकी जगहों के ऊपर भी खुलवाया जा रहा है या खुलवाया जा रहा था। बरमीन में भी ऐसा हुआ, सरसों में भी ऐसा किया जा रहा है। और जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, पुलिस द्वारा बर्बरता उन महिलाओं के साथ की गई। कुछ महिलाएं जख्मी भी हुई, इसमें कुछ बेहोश भी हुई, और एक कैप्टन है वह द्वारकानाथ जी, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनकी टोपी उनके सिर से उतारकर नीचे पांव में फेंक दी गई। एक एक्स सर्विसमैन जिसने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना जीवन दिया और अब समाज का सुधार करने के लिए आए हैं, रिटायर होने के बाद एक अच्छे समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उसमें योगदान देना चाहते थे। मुकामी लोग गैर मुल्की मिलिटेंटों का साथ न दें, डीजीपी कश्मीर ने कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ ज़ाब्ता के तहत सख्त कार्रवाई होगी। पटवा वाली जो इंसिडेंट है, इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। लास्ट को मुझे याद है 6 के तक हुआ है, पर इस केस जो है अभी SIA को सौंप दिया गया है। और रियासी वाली जो अटैक है वो NIA को दे दी गई है। पर जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें एक जो अहम उसमें जो कॉन्स्पिरेटर था वो अरेस्ट है, और उसकी इंसाफ पर, उसकी डिस्क्लोजर्स पर, उसकी इंट्रोगेशन के बाद जो बाकी फॉलो एक्शन है वो कुछ हद तक अभी एक कॉन्फिडेंशियलिटी के दायरे में है। और इन्वेस्टिगेशन में जब NIA को ले चुकी है तो उस पर उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग के बारे में पब्लिक डोमेन में बात करना शायद ठीक नहीं रहेगा। अगर आप ये सवाल करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में एक SIA को जा चुका है, एक NIA को जा चुका है, और हम एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं कि किस तरीके की जो टेरर अटैक्स हैं तो वो ज़्यादातर प्रोफेशनल एजेंसीज को जाए, ताकि वो सस्टेन्ड तरीके से इसको आगे इन्वेस्टिगेशन करें। इनकी कॉन्स्पिरेसी, इनकी जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने फैसिलिटेट करा है, जिन लोगों ने इसको एड और अबेट करा है, इसके सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन में जो लोग आएंगे उसको करने के लिए एक प्रोफेशनल तरीके से एजेंसी को जी
गोड्डा, सकरगला गोड्डा में देखिए ऐसा है कि वो दे आर नॉट attacks in the sense that they are attacks on the civilian. You see, they are part of the seek and destroy such actions. So, I think the right way of उसको सही तरीके से अगर मैं बयान करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5 महीने में ये बात ज़रूर है कि फॉरेन टेररिस्ट, हम तो ये सोच रहे हैं अभी कि अभी मैं आने से जस्ट पहले मैंने अपने पुलिस के एक आला लॉ ऑफिसर से बात कर रहा था कि क्या हम इसमें एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस को लागू कर सकते हैं। यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में शायद और कहीं नहीं है, जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पेशल लॉ है एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस। वो इसलिए बना है कि जब फॉरेन रेडर्स, फॉरेन लोग, खासकर पाकिस्तान, जब वो लोग फॉरेन इन्वेडर्स या रेडर्स, यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसमें, अगर वो आ जाते हैं और सिविल स्ट्राइक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, गवर्नमेंट को बितर करने के लिए, अंग्रेजी में वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि टू डिस्टर्ब एंड डिस्टर्ब